इस पर्टिकुलर वीडियो में सीसैट से रिलेटेड क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए तो उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर सीसैट पे आपका एक मैथ सेक्शन हुआ, फिर आपका एक रीजनिंग का सेक्शन हुआ, और लास्ट में आपका एक आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन हुआ। तो ये सब के बारे में डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, इसमें अगर आप स्ट्रांग हो तो आपकी इसमें एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होगी। अगर 20 में लगभग आपके 19-18 सवाल तो सही हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आप वीक हो तो फिर आपका स्कोरिंग इसमें काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, कि आप के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये स्कोरिंग हाई है, लेकिन आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। इस पर डिफिकल्टी लेवल होती है। रीज़न बीइंग कि अगर मैथ्स बैकग्राउंड के हो देन ओके, अगर नहीं हो तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट है। तो इसमें स्कोरिंग फुल ऑन फुल हो सकती है, नहीं तो फिर अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हो तो आपके लिए वो डिफिकल्ट होगा, तो स्कोरिंग काफ़ी कम जाएगी। तो उस केस में आप बोल सकते हैं कि डिफिकल्ट है। रीडिंग कॉम्प्री ये रीजनिंग के बारे में बोलेंगे तो इसकी डिफ़िकल्टी लेवल में ईजी टू मीडियम ही होती है। अगर आपका वो स्ट्रॉन्ग एरिया है तो अल्टीमेट है। अगर नहीं भी स्ट्रॉन्ग एरिया है तो आप थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करके इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो स्कोरिंग भी अच्छी चली जाएगी, आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, और आपका डिफिकल्टी लेवल भी लगभग मीडियम लेवल का ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप इस सेक्शन से आप डरने की कोई बात है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, अगर आप लेट से आप इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग नहीं भी हो तो एटलीस्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका वो कॉम्प्रिहेंशन उसमें रहता है। इंग्लिश में भी रहता है और आपका हिंदी में भी रहता है। तो जब दोनों में रहता है तो उस केस में आप अगर इंग्लिश में अगर स्ट्रॉन्ग हो तो ठीक है, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, हिंदी में स्ट्रॉन्ग हो तो आप हिंदी में पढ़ सकते हो। तो लैंग्वेज एक बैरियर नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब लैंग्वेज बैरियर नहीं है तो ये डिफ़िकल्ट तो नहीं रहा। लेकिन हाँ, आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपकी स्कोरिंग ईज़ी हो जाएगी, और ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है कि अगर आप 30 इसमें अटेम्प्ट करोगे तो लगभग लगभग आप देखोगे कि 22-25 ही आस पास आपके सही होंगे, क्योंकि थोड़ी से दो, जब चार ऑप्शन आपका है, दो आप इस आसानी से एलिमिनेट कर दोगे। दो ऑप्शन के बीच में जब फंसता है तो उसके बाद आप देखेंगे कि हाँ, कभी कभी होता है कि वो कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। आप 100% एक्यूरेसी के साथ मैथ्स तो सही कर सकते हो। अगर आंसर आ जाएगा तो ज़्यादा चांस है वो सही है, 95% चांस होगा कि वो सही होगा। लेकिन जब दो ऑप्शन बच रहा है तो उन दो ऑप्शन में जो आपको ज़्यादा सही लगेगा, कोई जरूरी नहीं कि वही आपका सही हो जाएगा। आप 10 ऐसे अटेम्प्ट करोगे तो आप देखोगे कि 7 से 8 आपका सही हो रहा है। तो हो सकता है किसी का ज़्यादा भी सही होता होगा, तो ठीक है, वो अलग बात है। तो आप सबसे पहले, तो ये तो हो गया आपका सारे सेक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे और उससे आपको पता चल जाएगा आपका स्ट्रेंथ क्या है। तो अपने आप को स्ट्रेंथ के मुताबिक आपको खेलना है। अगर मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो आप मैथ्स सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए, रीजनिंग अटेम्प्ट कीजिए, फिर आप कॉम्प्रिहेंशन जा सकते हैं। अगर आपका मैथ्स वीक है तो आपको इन दो सेक्शंस पे ज़्यादा फोकस करना होगा, मैथ्स को आप लास्ट में करेंगे। तो आपका स्ट्रेंथ क्या हो आपको पता होना चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ना लास्ट 3 साल के, मतलब 2000 आपका 20 से लेके 2022 तक, उसको आप सॉल्व कर ही लें। क्योंकि काफ़ी लोग मैंने देखे, इवन जो सिलेक्टेड लोग हैं या फिर इवन कुछ लोग तो आईटी के बैकग्राउंड के भी मैंने देखे हैं जो सीसैट में फेल हुए हैं एक बार। तो ऐसा इसको आप लूजली नहीं लें। आप 3 साल का तो क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट सॉल्व करके जाए, तो उससे आपको एटलीस्ट पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं। तो आपको एक सेंस होगा कि किसको आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, ये तो एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा। और ये भी पता चल जाएगा कि आपको और सी सेट में ध्यान देना है कि इट्स ओके, ठीक है। अगर ओके है तो ठीक है, 3 साल का अटेम्प्ट कर लिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर फिर भी आपका ओके नहीं है तो एटलीस्ट आप लास्ट 10 साल के, 2013 से लेकर 2022 तक आप अटेम्प्ट करें। 10 साल के भी आप अटेम्प्ट कर लेंगे ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट आपने 800 क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस किया होगा। तो उससे 800 क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो अगर रीजनिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए तो इनफ है, क्योंकि लगभग 300 से 400 क्वेश्चन हो गए, तो आपको इनफ मटेरियल मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। रीजनिंग के लिए कौन कौन एरिया से पूछे जाते हो आपको पता भी चल जाएगा, और इनफ प्रैक्टिस मटेरियल भी मिल जाएगा। तो उसको आपको कुछ ज़्यादा अलग नहीं करना होगा। फिर भी आपको थोड़ा लग रहा है तो आप कोई बुक रेफर कर सकते हैं, जैसे RS अग्रवाल वगैरह। और रीजनिंग में आप ध्यान देंगे कि सीटिंग अरेंजमेंट पे काफ़ी सवाल आता है। तो एक पैराग्राफ रहेगा, A B C D E F G तक लोग रहेंगे, कुछ फुटबॉल खेलेंगे, कुछ वॉलीबॉल खेलेंगे, कुछ इसके बगल में बैठेंगे, कुछ उसके बगल में बैठेंगे, और उसके बाद आपका 5 सवाल पूछा होगा कि A के बगल में कौन बैठा है, C और D के बीच में कौन बैठा है। तो वो अगर आपका एक सॉल्व होगा ना तो पाँचों सॉल्व हो जाएगा। तो वैसे सवाल को टैकल करना काफ़ी क्रिटिकल होता है। और तो अगर 10 साल के प्रीवियस ईयर कर लिए ना, तो रीजनिंग के लिए, रीडिंग कंप्रेंशन के लिए वो प्रैक्टिस मोर देन इनफ है। तो आपको 10 साल का सॉल्यूशन चाहिए होगा, तो आपको काफ़ी बुक मार्केट में मिल जाएगी जिसमें आपका 10 ईयर प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है उसका आपको सॉल्व क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो उससे आप आंसर भी पता कर लेंगे, और इवन कैसे आपको सॉल्व करना है रीजनिंग का सवाल या रीडिंग कंप्रीहेंशन का सवाल, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। मैथ्स की बात रही तो आपका अगर वीक है तो आपको लास्ट लास्ट के 10 ईयर क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसको तो आप देखना ही है आपको। और उसके अलावा आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। तो मॉक
और कोई बुक भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको 10 साल के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। आप कोई सा भी मॉक टेस्ट दे लें, आप 5 से 10 भी दे लेंगे तो मोर देन इनफ होगा, डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्फिडेंस लेवल। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इंपॉर्टेंट है तो आप नहीं दें, आप 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही काम चला सकते हैं। 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप अगर कर लेंगे तो एटलीस्ट आपका ये 2 सेक्शन रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैथ्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए मॉक टेस्ट दे सकते हैं या फिर आप कोई बुक फॉलो कर सकते हैं। एक दिनेश कौशिक सर की एक बुक है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, या आर एस अग्रवाल वगैरह को भी आप फॉलो कर सकते हैं। दिनेश कौशिक वाली जो बुक है तो वो बुक में क्या है कि जो 10 साल का है वो आपका सॉल्व दिया हुआ है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उससे अगर आप वीक है उस एरिया तो आपको वहाँ से आपको सोल्यूशन वगैरह भी मिल जाएगा और इनफ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। आप मैथ्स में भी आपके वेरियस सेक्शंस होते हैं, जो सेक्शन आपका वीक है, अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वीक है, एलसीएम एचसीएफ वीक है तो उससे रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस बुक की आप रेफरेंस ले सकते हैं। और उसके अलावा जो बुक का जो आपका कौन सी बुक मैं रेफ़र कर रहा हूँ तो उसका जो मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। एक बार फिर से, मैंने पहले भी शेयर किया था तो एक बार फिर से शेयर कर दूंगा। अगर आप मैथ्स में वीक है तो आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम डे में लोगों की दिक्कत क्या होती है कि लोग सबसे पहले पहला पेपर देंगे 9:30 से 11:30 के बीच में, फिर उसके बाद आपका शायद से 3 से 5 होता है, मेरे को टाइमिंग नहीं याद आ रहा है एग्जैक्ट से, 10 से 12 बीच में, मतलब 3 घंटे के लगभग आपको गैप मिलता है। तो दिक्कत क्या होता है, लोग बाग जो जीएस पेपर 1 है तो उसका आंसर मिलाने में लग जाते हैं, क्या सही है क्या गलत है। अब वो 3 घंटा को भी ऐसे एग्जॉस्ट कर देते हैं जैसे कि आप मिला के क्या ही कर लेंगे। तो मिलाने की ज़रूरत नहीं, आप रेस्ट कीजिए अच्छे से, मतलब नाश्ता वगैरह कर लीजिए, बीच में खा लीजिए और उसके बाद आराम से रेस्ट कीजिए। या सीसैट का आपको कुछ मैथ्स के फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, कुछ भी आपको देखना है, कुछ टेक्निक्स या टाइम मैनेजमेंट के आपको बारे में सोचना है क्या करना है, तो आप उस पर सीसैट पेपर पे फोकस कीजिए। आंसर मिला के आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ये मैक्सिमम लोग करते हैं और ये नहीं करना चाहिए, आपको ध्यान देना है। और इवन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि अब प्री का सेंटर उसी दिन जाके देखते हैं कहाँ है। तो आप 2-3 दिन पहले जाके एटलीस्ट देख लीजिए। लास्ट 15 दिन में आपका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है क्या सेंटर आया एडमिट कार्ड जैसे आने के बाद, किस एरिया में, वो स्कूल जाके आप देख लीजिए। तो एक बार देखा हुआ रहेगा तो फिर आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ देखा हुआ है। नहीं तो एग्जाम के एक दिन पहले या फिर उस दिन सुबह सुबह जब निकलेंगे हो सकता है आप गलत सेंटर पर पहुँच जाए, या लेट से पहुँचे, या फिर एक फ्रस्ट्रेशन होता है तो फिर माइंड आपका काम नहीं होगा, तो आपका परफॉर्मेंस भी हैम्पर हो सकता है। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट आपका 2 आवर्स में कैसे करना है तो उस चीज़ के बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो जब आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, आपके पास हैं 80 सवाल और आपके पास हैं 120 मिनट, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको हर सवाल पे 1.5 मिनट आप दे सकते हैं। डैट मीन्स आप हर 15 मिनट में 10 सवाल सॉल्व करते जाएंगे। घड़ी का 15 मिनट हुआ 10 सवाल, फिर 15 मिनट हुआ 10 सवाल, फिर 15 मिनट हुआ 10 सवाल, फिर 15 मिनट हुआ 10 सवाल। इस तरह करते करते आपके 120 मिनट में आपको 80 सवाल सॉल्व हो जाएंगे। हर 15 मिनट में आपको 10 सवाल सॉल्व करना है। तो ये तो आपका टाइम मैनेजमेंट का स्किल रहा। पहले किसको करना है, तो आप मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो मैथ्स पहले कीजिए, अगर मैथ्स वीक है तो आप रीडिंग कंप्रिहेंशन या रीजनिंग से पहले स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अब जैसे मैंने आपको जीएस वाले पेपर में बोला था पेपर 1 में कि आप 3 आइटरेशन में सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एक ही आइटरेशन में सॉल्व करना है। आप जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करें उतना आपके लिए बेटर होगा, लेकिन यहाँ पे आप एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दें। वहाँ पे क्या होता था कि आप नहीं भी पता होता तो मैं इनकरेज करता हूँ आप तुक्का मारें। यहाँ पे मैथ्स में क्या आपका आंसर आएगा तो सही है, अगर तुक्का मार के तो आपका सही नहीं होगा, तो आप तुक्का मारने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और आप स्टैटिस्टिकली देखेंगे, अगर आप एक भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते हो सीसेट में, क्योंकि आपका सही आंसर पे +2.5 है, गलत पे आपका सीधे शायद से -1 होता है, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर -2.5/3 होता है ठीक, देन ओके सेम होगा एज जीएस पेपर 1। लेकिन अगर -1 होता है तो उस पर्टिकुलर केस में अगर एक को आप भी एलिमिनेट नहीं किए हो तो तुक्का मारने का कोई सेंस नहीं। लेकिन आप एक को एलिमिनेट किए हो तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। एटलीस्ट आप 2 को एलिमिनेट कर दिए, 2 बच रहा है तो आपको एलिमिनेट, तो फिर आपको वो वाला सवाल, अगर 2 को एलिमिनेट कर दिए 2 ही बच रहा है, 2 ऑप्शन बच रहा है, तो वो वैसे सवाल आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। और उसके अलावा अब यहाँ पे आप कितना अटेम्प्ट करेंगे तो आप देख लीजिए। आप अगर ये लेके चल रहे हैं कि आपको 67 मार्क्स लाने हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आप टारगेट लेके चलिए कि एटलीस्ट आपको 100+ मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं। उसके अलावा अब पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स या टेक्निक्स आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे कोई आपकी गलती ना हो। तो आप नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो अब रीजनिंग से रिलेटेड है,
तो पैराग्राफ से रिलेटेड लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ पैराग्राफ आते हैं, पैराग्राफ दिया होगा उसमें एक ही सवाल होगा। कुछ होता है कि बड़ा सा पैराग्राफ दिया होगा उसमें 2 से 3 सवाल होगा, कभी कभी 4 सवाल भी होता है। तो वैसे पैराग्राफ पे आप ज़्यादा फोकस करें जिसमें ज़्यादा सवाल है, क्योंकि आप कम टाइम में ज़्यादा सवाल को आप सॉल्व कर पाओगे। और इनफैक्ट आप पहले क्वेश्चंस को देख लें कि ओवरऑल क्या पूछा गया। जैसे मान लें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई आपका पैराग्राफ है, उसमें पूछा क्या गया है, एक है इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, एक पूछा गया आपका इन्फ्रेंस क्या है, एक पूछा गया है कि लेट से कुछ भी पूछा गया। तो आप पहले सवाल को देख लें, उस सवाल के मुताबिक फिर आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा आंसर निकालना और ज़्यादा आप एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले आप क्वेश्चंस को देख लें, क्वेश्चंस को मतलब पूरा लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ें कि क्या टॉपिक क्या पूछा। एक क्वेश्चन होगा, फिर आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, तो वो क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लीजिए। मान लीजिए 2 क्वेश्चन है तो आपको दोनों क्वेश्चन या फिर तीनों क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है। और फिर वो क्वेश्चंस के मुताबिक आप पूरे पैराग्राफ को पढ़िए, उसके बाद फिर आप तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। और फर्स्ट प्रायोरिटी आप दीजिए जिसमें 2, 3 या 4 क्वेश्चंस, ज़्यादा क्वेश्चंस आप उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए, फिर 3 क्वेश्चंस उसको दीजिए, फिर 2 क्वेश्चंस उसको दीजिए, लास्ट में टाइम बच जाए तो फिर 1 क्वेश्चन वाले को दीजिए। और उसके अलावा लोग गलती क्या करते हैं कि एक होता है आपका इन्फ्रेंस और एक होता है आपका एजम्पशन। एजम्पशन वो चीज़ होती है जिसको सोचने के बाद आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, और इन्फ्रेंस होता है कि आप वो पैराग्राफ पढ़ने से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो आप कुछ भी सोच रहे हैं उसके बाद कुछ पैराग्राफ लिख दिए, ठीक है, तो क्या आप सोच के वो पैराग्राफ लिखे, वो जो आप सोचे हैं वो आपका एजम्पशन होगा। और फिर ये पढ़ने के बाद आपका क्या इन्फ्रेंस निकलता है, कंक्लूजन निकलता है, वो आपका इन्फ्रेंस होगा। तो एजम्पशन और इन्फ्रेंस में कभी कभी थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा क्योंकि ये चीज़ पूछी जाती है एजम्पशन और इन्फ्रेंस, उसके अलावा कभी कभी क्या होता है ना कि लेट्स से क्लाइमेट चेंज पे ही है, अब पूछा गया व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, और 2-3 ऑप्शंस हैं। और उसके बाद तो कभी कभी क्या होता है कि हाँ ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज होगा कि आपका सी लेवल राइज हो रहा है, लेकिन अगर वो डायरेक्टली आपके पैराग्राफ में मेंशन नहीं है तो फिर आपको उसको आंसर में उसको ट्रू नहीं मानना है। अब होता क्या है कि व्हाट आर द पॉसिबल इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज दे दिया होगा, लेट्स से सी लेवल राइज, एक आपका दे दिया कि थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, एक आपको दे दिया कि हीट वेव्स, ठीक है। अब इसी में अब ऑप्शन होगा 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 ऑल। और लेट से इन दोनों के बारे में पैराग्राफ में बात की गई है, लेकिन सी लेवल राइज के बारे में पैराग्राफ में बात नहीं की गई है, तो आप इसको सही नहीं मानोगे। तो लोगों का क्या होता है ना कि जनरली वो जीएस पेपर की तरह भी कभी सॉल्व कर देते हैं, तो उसकी वजह से गलती हो जाती है। अब रीजनिंग में जो कॉमन टॉपिक, और भी काफ़ी टॉपिक होंगे। अब जो फिगर में नेक्स्ट इन सीक्वेंस क्या होता है, काफ़ी इजी सवाल होता है। डायरेक्शन से रिलेटेड की पहले ईस्ट में नॉर्थ में गए इतना किलोमीटर, फिर इतना इधर इतना किलोमीटर गए, फिर इधर इतना किलोमीटर गए, फिर इधर इतना किलोमीटर गए, आप नेट कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये सब पे सवाल होता है। इजी सवाल होता है, आप प्रीवियस ईयर ही प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ से बन जाएगा। और भी आप लिस्ट बना लीजिएगा और प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कीजिएगा, वो हो जाएगा। और सीटिंग अरेंजमेंट तो आप सॉल्व कीजिएगा क्योंकि एक स्ट्रेच में ही आपका 5 से 6 सवाल आपका बन जाएगा। उसी तरह मैथ्स से रिलेटेड आप लिस्ट बना दीजिएगा। अगर आपका मैथ्स अगर आपका वीक है तो कुछ टॉपिक्स बना लीजिएगा। तो आप जो वीक है तो आप क्या कर सकते हैं, 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, कुछ मॉक सॉल्व कर सकते हैं, कुछ कोई एक बुक लिख सकते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व है। अगर आपको, और उसमें जो जो एरिया आपका एरियाज आइडेंटिफाई कीजिए, जो जो वीक है तो उसके आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी आप लगा सकते हैं। तो ये सब एरियाज हैं जिसमें जो आपका वीक है तो उसमें आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वगैरह लगा सकते हैं। और 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आप सॉल्व आपको करना ही करना है। तो एलसीएम एचसीएफ हुआ काफ़ी पूछे जाते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे भी काफ़ी पूछे जाते हैं। ये दोनों एक टाइप का है। अगर आप समझ गए कंसेप्ट तो आपसे बन जाएगा। एवरेज एंड परसेंटेज, ईजीए, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिविजिबिलिटी और नंबर सिस्टम वगैरह देख लीजिएगा कि नंबर अगर 3 से डिवाइड हो सकता है तो क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है, 4 से कब डिवाइड होगा, 5 से कब डिवाइड होगा, 7 से कब डिवाइड होगा, 11 से कब डिवाइड होगा। तो ये सब आप एक बार देख लीजिएगा क्योंकि लोग भूल जाते हैं। नंबर सिस्टम अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा। उसके अलावा कुछ भी आपको डाउट हो सीसैट से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा, तो उसके बाद मैं उसको देखूंगा। तो उससे रिलेटेड अगर कुछ